हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण पांडे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स होती हैं। जो कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना बच्चों के लिए कभी कभी कठिन हो जाता है। और जो मुझसे 10th वाले बच्चे भी और 12th वाले बच्चे भी दोनों पूछते थे, सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और आप लोग वीडियो को लगातार देखिएगा और पूरा देखिएगा, तब आपका कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कीप वॉचिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और आज हम पढ़ते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ऑफ इंटरफेस बना लेते हैं। ये है हमारी लाइन ऑफ इंटरफेस और ये है हमारा नॉर्मल, जिसे हम लंब कहते हैं। एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। अब इस लाइन के ऊपर का माध्यम दूसरा है, जिसे हम माध्यम 1 कहेंगे। माध्यम 1 और इस लाइन के नीचे का माध्यम दूसरा है, जिसे हम माध्यम 2 कहेंगे। इसको थोड़ा सा बगल लिख लेते हैं हम, माध्यम 2। ठीक, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, मीडियम 1 मीडियम 2। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो ये है प्रकाश की किरण, ये एक माध्यम से माध्यम 1 से आ रही है, अभी मीडियम 2 में जाएगी तो ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जा रही है, अर्थात ये थोड़ा सा बेंड हो जा रही है, बेंड होके ये इस तरह से चली जा रही है। ठीक, इस कंडीशन में आने वाली रे को इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण आई कहते हैं। उसी प्रकार अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण स्मॉल आर कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे पहले से ही। अब आप इसको देखिए कि इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम 1 से आ रही है, माध्यम 2 में जा रही है और वो थोड़ा सा बेंड हो जा रही है, थोड़ा सा विचलित हो जा रही है। इस कंडीशन में, इस अवस्था में अब हम स्नेल का नियम इसमें लगाएंगे। बाय द स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी चीज देखिए आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट तो हमारा बन गया और हमारी इंसिडेंट रे आपतित किरण आ रही थी, अपवर्तित किरण जा रही थी। आपतित किरण आपतन कोण आई था, अपवर्तन कोण स्मॉल आर था। अब इसी अपवर्तित किरण को हम रोक लेते हैं और एक प्लेन मिरर, जिसे समतल दर्पण कहा जाता है, और उसके मार्ग में हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं। समतल दर्पण या प्लेन मिरर लगाने से क्या होगा कि अब ये लाइट रे इस समतल दर्पण पर, इस प्लेन मिरर पर पड़ेगी और ये उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो लाइट रे आ रही थी, अब ये वही प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, उसी रास्ते से वापस चली जा रही है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब तो इंसिडेंट का काम ये वाली रे कर रही है और रिफ्रैक्टेड रे का काम ये वाली कर रही है। उस कंडीशन में हम पुनः अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, अगेन पुनः स्नेल के नियम से, अगेन by the Snell's
लॉ। अब क्या होगा, ये जो साइन आई अपान साइन आर हम लिखते थे, इस बार इंसिडेंट एंगल का काम, आपतन कोण का काम आर कर रहा है और अपवर्तन कोण का काम आई कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा ये फार्मूला हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू, अभी तक 1 और 2 था, माध्यम 1 से माध्यम 2 में किरण जा रही थी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे जा रही थी, लाइट रे। लेकिन अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट रे जा रही है, उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2n1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दो इक्वेशन बन गए हैं, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 और 2, साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल टू 2n1। आपके पास दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करा देना है। और आइए देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखिए मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ गुणा कराने पर। तो ठीक है, हम समीकरण 1 के साथ समीकरण 2 का गुणा करा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के साथ होगा एंड राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड के साथ होगा। तो लिखते हैं कैसे, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाई साइन आर अपॉन साइन आई। ये देख लीजिए। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1। ये देखिए, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। अब बचा क्या, 1 इज इक्वल टू 1 और 2 इंटू 2 और 1। अब चाहे तो हम लोग इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 और 1 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हो जाएगा 1 और 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 और 1। ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फार्मूला। अब हम इसको देख सकते हैं कि जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फार्मूला है वो है 1 और 2 इज इक्वल टू 1/2 और 1। अब हम जैसे कि हमारा तो फार्मूला प्रूफ हो गया है, लेकिन हमने बात की थी एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन की जो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहती है और उसमें उसी से रिलेटेड वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अब उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने का टाइम आ गया है। जैसे कि ये 1 और 2 क्या दिखा रहा है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जा रही है और ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट रे आ रही है। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 हो क्या सकता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मीडियम 1 मान लीजिए एयर हो गया, तो मीडियम 2 ग्लास हो सकता है, मीडियम 2 वाटर हो सकता है, या मीडियम 2 एनी लिक्विड किसी भी प्रकार का द्रव हो सकता है। तो इसी प्रकार मीडियम 2 को अगर एयर कर देंगे तो मीडियम 1 हमारा वाटर हो सकता है। वाटर से एयर में या तो रे जा सकती है या एयर से वाटर में रे जा सकती है। इसी प्रकार हम मीडियम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस मीडियम 1 को एयर मान लें और इस मीडियम 2 को हम ग्लास मान लें, अगर हम इस मीडियम 2 को ग्लास मान लें तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, एयर ग्लास लिख दिया हमने यहाँ ग्लास लिख दिया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है क्योंकि ये मीडियम 1 है, अब हम उसकी जगह पे हम यहाँ पे हमारे मीडियम 1 में एयर है तो हम यहाँ ए लिख देंगे, और मीडियम 2 में हमारे ग्लास है तो हम यहाँ की जगह हम जी लिख देंगे। और उसी प्रकार इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारी लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ANG इज इक्वल टू 1 अपान GNA। ये कैसे, क्योंकि जहाँ पे 1 है वहाँ पे एयर है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे ग्लास है, तो हमने 1 को हटा के एयर रख दिया, 2 को हटा के ग्लास रख दिया। इस कंडीशन में ये फार्मूला जो 1 और 2 था इज इक्वल टू 1 अपान 2 और 1, वही फार्मूला हमारा बन गया ANG इज इक्वल टू 1 अपान GNA। कन्फ्यूजन की बात कहाँ आती है, कन्फ्यूजन की बात कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाती है कि किसी क्वेश्चन में ANG की वैल्यू दी जाती है और उसी क्वेश्चन में ANW की वैल्यू दी जाती है, लेकिन पूछ क्या लेता है, उन दोनों से अलग चीज़ को पूछ लेता है। कैसे, जैसे ANG की वैल्यू हो गई मान लीजिए 4/3 और ANW की वैल्यू हो गई 2/3।
ANG मतलब एयर से ग्लास में जा रही है रे, और ANW मतलब एयर से वाटर में जा रही है रे। अब इसने पूछ लिया है क्वेश्चन में कि आप लोग GNW का मान बताइए। GNW का मान पूछ लेता है। अब बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे पास तो ANG की वैल्यू है, हमारे पास ANW की वैल्यू है, लेकिन इसने तो ना ANG की पूछा ना ANW की पूछा, ये तो GNW की पूछ लिया। उस कंडीशन में हम कैसे करें? मतलब बताया तो कई बार जाता है, लेकिन उनके दिमाग में कन्फ्यूजन बन जाती है कि कैसे इसको इंटरचेंज करें या कैसे इसको हम उस तरीके से कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला है। अब आपको GNW की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे GNW बराबर, अब GNW में W बाद में है और G पहले है, N के बाद W है और N के पहले G है। तो जो N के बाद होगा वो वाली वैल्यू सबसे ऊपर लिखेंगे हम। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगी GNW इज इक्वल टू हो जाएगा ANW अपॉन ANG। मतलब W बाद में था तो W की वैल्यू ऊपर और G पहले था तो G की वैल्यू नीचे। यही सबसे सही इसका कंफ्यूजन को दूर करने का मेथड है कि जो बाद में लिखा गया उसको ऊपर लिखिए और जो पहले लिखा गया G उसको नीचे लिखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो GNW इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 अपॉन 4/3। देन GNW इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर 3 से 3 काट दें आप तो हो जाएगा 2/4 और 2 1 जा 2 2 जा 4। GNW इज इक्वल टू 1/2 या 1.5। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आज के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके के सवालों में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप देखिए कि GNW आपसे पूछा है तो W की वैल्यू ऊपर रखिए और G की वैल्यू नीचे रखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, और आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर आंसर एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, मैं उसका सॉल्यूशन ला के दूँगा। कि कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उनको बताइएगा, उस टॉपिक को मैं आपको समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको पूरा समझ में आए, और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।